देखो, सबसे पहले हमने बात की थी क्वालिफिकेशंस के बारे में कि किसी को भी अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह से अपॉइंट करना है तो क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड है। और पहली क्वालिफिकेशन है कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही होना चाहिए। और दूसरा क्वालिफिकेशन ये है कि या तो आप हाई कोर्ट के जज रहे हो 5 साल तक, या फिर आप हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हो 10 साल तक, या फिर आप प्रेसिडेंट की नज़र में, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में डिस्टिंक्ट जूरिस्ट हो। इन 3 में से कोई एक कंडीशन और सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो आप एलिजिबल हो एज सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होने के लिए। जब कोई इंसान सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह से अपॉइंट कर दिया जाता है तो उसको एक ओथ दिलाई जाती है। ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी अलाउंसेस वगैरह डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट टाइम टू टाइम। इसके अलावा अपन ने टेन्योर पे भी बात की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं बताया हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर कितना होगा, लेकिन हाँ, इसके रिगार्डिंग 3 प्रोविजंस हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मैक्सिमम एज बताई हुई है, और मैक्सिमम एज कितनी है? 65 ईयर्स। एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि एज सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होने के लिए कोई भी मिनिमम एज नहीं बताई हुई। मिनिमम एज कोई भी नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन हाँ, मैक्सिमम एज बताई हुई है। कितनी है? 65 ईयर्स। कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अगर चाहे तो अपनी इच्छा से रिजाइन कर सकता है बाय राइटिंग टू दी प्रेसिडेंट। और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी जज को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हाँ, प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से रिमूव नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट ये जो रिकमेंडेशन देता है इसको पास करता है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में। दोनों हाउसेस से, लोकसभा राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में पास किया जाता है। 2 ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा सकता है। एक है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए प्रोसीजर की बातचीत की गई है जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। और बड़ा सिंपल प्रोसीजर है कि अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो एक रिमूवल का मोशन लाना पड़ेगा। और ये रिमूवल का मोशन दोनों में से किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में लेकर आ रहे हैं तो 100 मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए, और अगर राज्यसभा में ला रहे हैं तो कम से कम 50 मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए। लोकसभा में लाया गया है तो स्पीकर को दे दिया जाएगा, और अगर राज्यसभा में लाया गया है तो चेयरमैन को दे दिया जाएगा। स्पीकर और चेयरमैन के पास में ये पावर है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस हाउस में लाया गया है, कि वो इस रिमूवल के मोशन को एडमिट कर भी सकते हैं और एडमिट नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मोशन को एडमिट कर लिया गया है तो स्पीकर या फिर चेयरमैन जिस भी हाउस में लाया गया है उसके अकॉर्डिंग एक 3 मेंबर की कमेटी बनाएंगे। और इस 3 मेंबर की कमेटी में कौन कौन होता है? एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज। दूसरे होते हैं इसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और तीसरे होते हैं इसमें एक डिस्टिंक्ट जूरिस्ट। और ये 3 मेंबर की कमेटी इंक्वायर करती है, और अगर ये कमेटी कहती है कि वो जज गिल्टी है तो फिर इस रिमूवल के मोशन को हाउस में पिक कर लिया जाता है, और दोनों हाउसेज इसको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में पास करते हैं। जब दोनों हाउसेज इसको पास कर देते हैं तो इसको भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट के पास में, और प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकाल देते हैं कि भाई ये फलाना जज है, इसको रिमूव किया जा रहा है, और जज रिमूव हो जाता है। ये बातचीत अपन ने इससे पिछले वाले सेशन में की थी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक्टिंग चीफ जस्टिस, देखो, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? जब हमारे रेगुलर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस किसी भी कारण की वजह से वीकेंट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टेन्योर खत्म हो गया और जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको अपॉइंट करने में किसी भी कारण की वजह से टाइम लग रहा है, तो जो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए जिस सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए, उसे क्या बुलाया जाएगा? एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। या फिर किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सडनली रिजाइन कर दिया, तो जो नए रेगुलर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको अपॉइंट होने में कुछ तो टाइम लगेगा। या फिर कोई सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफिस में रहते हुए एक्सपायर हो गए, तो जो नए रेगुलर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनको अपॉइंट होने में कुछ तो टाइम लगेगा। तो ये जो कुछ टाइम के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए प्रेसिडेंट किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं, उसे बुलाया जाता है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेम्परेरीली एब्सेंट है या किसी भी कारण की वजह से अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीवियरली बीमार हो गए या फिर विदेश यात्रा पे चले गए किसी काम की वजह से, तो ये जो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए प्रेसिडेंट जिस भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं उसको बुलाया जाता है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बेसिक आइडिया
कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस या तो वेकेंट है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है, या फिर वो किसी भी कारण की वजह से अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह से अपॉइंट कर देंगे, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ड्यूटीज़ को फुलफिल करेगा। बड़ा सिंपल। दूसरा है एड हॉक जजेस। इनको भी अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन एड हॉक जज हाई कोर्ट के किसी जज को अपॉइंट किया जाता है। हाई कोर्ट के किसी जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज एड हॉक जज अपॉइंट करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि जिस भी हाई कोर्ट के जज को एड हॉक जज के तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, ही और शी शुड बी क्वालिफाइड टू बी सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज होने के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं, वो क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करना चाहिए ये हाई कोर्ट का जज, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको एडहॉक जज के तरीके से अपॉइंट कर सकते हैं। ये भी टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, और ये तब अपॉइंट किए जाते हैं व्हेन देयर इज लैक ऑफ कोरम ऑफ परमानेंट जजेस। सुप्रीम कोर्ट में जजेस का लैक ऑफ कोरम है, मतलब कामकाज करने के लिए, अपने सेशंस को चलाने के लिए जो एक नंबर चाहिए जजेस का, उसकी कमी है, और उस कमी को फुलफिल करने के लिए, उस नंबर को प्रॉपर करने के लिए एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक तो जिस हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने वाले हैं, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परमिशन लेंगे, उससे कंसल्ट करेंगे, और प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट लेंगे। उसके बाद किसी भी हाई कोर्ट के जज को एडहॉक जज के तरीके से अपॉइंट किया जा सकता है। अच्छा, अगर कोई भी हाई कोर्ट का जज एज एडहॉक जज अपॉइंट हो गया है, तो वो प्रायोरिटी देगा सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग्स को, सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को। हाई कोर्ट का भी उसका अपना काम है, क्योंकि वो जज तो हाई कोर्ट का ही है, लेकिन अगर उनको एडहॉक जज की तरह से अपॉइंट कर दिया गया है, तो प्रायोरिटी किस काम को दी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को दी जाएगी। और ये जो एडहॉक जज है, ही और शी विल एंजॉय ऑल पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। जब तक एडहॉक जज रहेंगे, तब तक सारे पावर्स, सारे प्रिविलेजेस सुप्रीम कोर्ट के जज वाले मिलेंगे इनको। ये बेसिकली जब लैक ऑफ कोरम होता है, तो उस दौरान हाई कोर्ट के किसी भी जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज एडहॉक जज अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अपॉइंट करने से पहले जिस हाई कोर्ट के वो जज है, उसके चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना पड़ेगा, और प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट लेनी पड़ेगी। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जिस भी हाई कोर्ट के जज को आप अपॉइंट करने जा रहे हो एज एडहॉक जज, ही और शी शुड बी क्वालिफाइड टू बी सुप्रीम कोर्ट जज। देखो, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन एडहॉक जज को अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। ये ध्यान रखा जाए। फिर तीसरा है रिटायर्ड जज। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज है, उसको सुप्रीम कोर्ट के जज के तरीके से एक्ट करने के लिए अपॉइंट किया जा सकता है फॉर टेम्परेरी पीरियड। और वो अपॉइंट कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये तो बड़ा अंडरस्टूड है ना कि किसी भी रिटायर्ड जज को अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की तरीके से एक्ट करने के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, तो वो सीवियर कंडीशंस में ही किया जाएगा कि या तो जजेस की अवेलेबिलिटी नहीं है या कोई दिक्कत आ रही है, तभी करेंगे, अदरवाइज यूजुअली तो क्यों ही करेंगे। और इनको अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे किसी भी रिटायर्ड जज को अपॉइंट करने से पहले एक तो प्रेसिडेंट की कंसेंट लेंगे, पहले कंसेंट लेंगे, और दूसरा जिस रिटायर्ड जज को एज सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा रहा है, उसकी भी परमिशन लेंगे, उससे भी पूछेंगे, उसकी भी कंसेंट लेंगे। इस रिटायर्ड जज को काम करते हुए कितने अलाउंसेस मिलेंगे, वो फिक्स करते हैं प्रेसिडेंट। ये ध्यान रखा जाए कि अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन अलाउंसेस कितने मिलेंगे वो डिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। अच्छा, ये जो रिटायर्ड जज हैं, जब इनको सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह से एक्ट करने के लिए अपॉइंट कर दिया जाएगा, तो ये सारे पावर्स, सारे प्रिविलेजेस वो एंजॉय करेंगे जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती हैं। लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज है नहीं। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, और उन क्वालिफिकेशंस में एक चीज़ ये भी है कि आप मैक्सिमम 65 ईयर्स ऑफ एज तक ही सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हो। अब कोई रिटायर्ड जज को आप सुप्रीम कोर्ट के जज के तरीके से एक्ट करने के लिए अपॉइंट कर रहे हो, विच मीन्स कि वो 65 से तो ज़्यादा का है, मतलब ये कंडीशंस को पूरी को फुलफिल नहीं कर रहा है। काम करना है, कोई एडवर्स सिचुएशन है, कोर्ट में जजेस की कमी है, और उस काम को फुलफिल करने के लिए किसी रिटायर्ड जज को बोल दिया गया है कि आप प्लीज़ हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के तरीके से एक्ट कर लो, कामकाज को संभाल लो, तब तक के लिए, जब तक के लिए हम पूरा अपना रेगुलर अरेंजमेंट नहीं कर लेते हैं। तो जब तक ये रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह से एक्ट करेंगे, इनको पावर्स, इनको प्रिविलेजेस सारे सुप्रीम कोर्ट के जज के मिलेंगे, लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट का जज कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखा जाए। अपन ने 3 पढ़े। एक तो एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये तो बड़ा सिंपल है।
कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब हमारे रेगुलर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस या तो वेकेंट हो, या फिर वो टेम्परेली एब्सेंट हो, या फिर वो अपनी ड्यूटीज को किसी भी कारण की वजह से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। एडहॉक जज किसी भी हाई कोर्ट के जज को, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है, ऐसे किसी भी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज एडहॉक जज। और ये कब किया जाता है? जब देयर इज अ लैक ऑफ कोरम। अच्छा, ये अपने कामकाज में प्रायोरिटी किसको देंगे? सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को। सारे पावर, सारे प्रिविलेजेस कौन से? सुप्रीम कोर्ट के जज वाले। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट तो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जिस हाई कोर्ट के वो जज हैं उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट कर रहे हैं और प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट ले रहे हैं। और रिटायर्ड जज, इनको भी अपॉइंट कौन कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन प्रेसिडेंट की प्रायर कंसेंट और जिस इंसान को एज सुप्रीम कोर्ट का जज एक्ट करने के लिए अपॉइंट किया जा रहा है उसकी भी कंसेंट लेनी पड़ेगी। कोई भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज को अपॉइंट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह से एक्ट करने के लिए टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए। इनको अलाउंसेस कितने मिलेंगे वो डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। इनको सारे पावर्स और सारे प्रिविलेजेस वही मिलते हैं जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है, लेकिन हाँ, एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट के जज होते नहीं हैं। ये 3 टाइप्स। इसके अलावा सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बैठता कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन ने सीट बनाई दिल्ली। दिल्ली में हमारा सुप्रीम कोर्ट, अपने को पता ही है। लेकिन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अथॉरिटी दी हुई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहें तो किसी दूसरे प्लेस पे या प्लेसेस पे सुप्रीम कोर्ट की सीट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कल को अगर चाहें और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसा लगे कि यार केसेस ज़्यादा पेंडिंग है, ये जो राजस्थान के लोग हैं ये दिल्ली तक नहीं आ पाते, या फिर ये जो लक्षद्वीप के लोग हैं ये दिल्ली तक नहीं आ पाते, तो एक सीट बना देते हैं केरला में, या फिर एक सीट बना देते हैं अपने राजस्थान में। उनके ऊपर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर ऐसा लगता है कि ज़रूरी है तो वो किसी दूसरी जगह पे भी सुप्रीम कोर्ट की सीट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी सीट एस्टेब्लिश करने से पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना ही लेना पड़ेगा। अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। बट ये जो प्रोविजन है ये ऑप्शनल है कि ये जो सीट बनाने का कि दिल्ली के अलावा कहीं पे सुप्रीम कोर्ट की सीट बनाई जा सकती है, ये जो प्रोविजन है ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। कल को ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी या फिर कोई दूसरा कोर्ट ऑर्डर कर दे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि भाई साहब कल को जम्मू एंड कश्मीर में आपको सुप्रीम कोर्ट की सीट एस्टेब्लिश करनी ही करनी है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑप्शनल है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगेगा तो वो कर देंगे, अदरवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी करेंगे तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल लेना ही लेना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद है प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का प्रोसीजर क्या रहेगा, फंक्शनिंग का तरीका क्या रहेगा, प्रैक्टिस कैसे करना है, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट खुद बनाता है अपने लिए। सुप्रीम कोर्ट मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा कोई भी रूल बनाएगा तो उसके लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना ही लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे चलते हुए अपन एक आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 143। इस आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट को ये पावर है कि प्रेसिडेंट कानून के किसी भी क्वेश्चन पे सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मांग सकता है। 3-4 सिनेरियोज है इसमें, जब डिटेल में आर्टिकल 143 पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन फिलहाल के लिए आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट को ये पावर है कि प्रेसिडेंट कानून के किसी भी क्वेश्चन पर सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मांग सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन किसी भी कानून के क्वेश्चन पे मांगा है तो उसको डिसाइड करने के लिए एटलीस्ट 5 जजेस की बेंच बैठेगी ही बैठेगी। अब प्रेसिडेंट कोई छोटा मोटा सवाल तो पूछेंगे नहीं, कोई सिग्निफिकेंट, कोई बेहद इंपॉर्टेंट कानून का क्वेश्चन होगा जिस पे सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मांग रहे हैं। इस इंपॉर्टेंट मैटर पे डिसाइड करने के लिए कम से कम 5 जजेस की बेंच तो बैठनी चाहिए, ये रूल बनाया हुआ है। बाकी के जितने भी अदर केसेस हैं वो यूजुअली सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड किया जाता है सिंगल जजेस बेंच के साथ में। अब सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस ही तो हैं और इतना सारा वर्कलोड है, तो ज़्यादातर केसेस सिंगल जजेस बेंच के साथ में डिसाइड किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे डिवीजन बेंचेस होती हैं। डिवीजन बेंचेस मतलब जहाँ पे 2 जजेस बैठ रहे हैं या जहाँ पे 3 जजेस बैठ रहे हैं, उनको बोलते हैं डिवीजन बेंचेस। ये आपने सुना होगा, एक टर्म होता है मास्टर ऑफ रोस्टर, कि किस बेंच को कौन सा केस मिलेगा ये डिसाइड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना जब ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि किस बेंच को कौन सा केस मिलेगा, तब उनको बुलाया जाता है मास्टर ऑफ रोस्टर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं दैट डिलीवर्ड बाय द ओपन कोर्ट, मतलब खुले में। कोई अगर केस चल रहा है और कोई आम आदमी देखना चाह रहा है कि भाई केस में क्या चल रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन कोर्ट में जजमेंट्स डिलीवर किए जाते हैं और जितने भी जजमेंट्स हैं वो मेजॉरिटी डिसीजन के साथ में डिलीवर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल केशवानंद भारती केस, 13 जजेस की बेंच थी, जिनमें से 7 ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम की चीज़ है, 6 ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो मेजॉरिटी जिस तरफ रहती है वो डिसीजन मान लिया जाता है। मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है
लेकिन ये जो डिसेंटिंग जजेस होते हैं, ऐसे जजेस जो कि फेवर में नहीं होते, जो कि माइनॉरिटी में होते हैं, उनकी भी बात सुनी जाती है, वो अपना वर्डिक्ट देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली माना वो जाता है जिस तरफ मेजॉरिटी होती है। और ये बात हुई प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट की। उसके बाद बात आती है इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में एक बेहद इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, बेहद इंपॉर्टेंट बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। जुडिशियरी के सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। फेडरल कोर्ट है, सेंट्रल स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उस पर डिसाइड करने का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास में। अपन अगले ही सेशन में इसके बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमने बात की हुई है आर्टिकल 32 के बारे में। अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर, सरकार अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा अमेंडमेंट कर देती है जो कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस डेमोक्रेसी को ठीक तरीके से चलाने के लिए, इस लॉ एंड ऑर्डर को ठीक तरीके से बनाए रखने के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के दबाव में, उसके डर में फंक्शन करेगा तो इंडिपेंडेंटली फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली फंक्शन करे, फ्रीली फंक्शन करे, वो बेहद ज़रूरी है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और ये जो इंडिपेंडेंस है इसको एंश्योर किया गया है वेरियस तरीकों से, जैसे मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। जजेस का जो अपॉइंटमेंट का तरीका है उसके बारे में अपन ने बहुत डिटेल में बात की हुई है। और उस मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का बहुत ज़्यादा रोल है नहीं, हमने ढंग से पढ़ा हुआ है। आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 जो ये कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजेस जो उनको ठीक लगते हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद। फिर जो अदर जजेस हैं उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना पड़ेगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना ही करना पड़ेगा। और बाकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजेस जो उनको ठीक लगते हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद। लेकिन ये तो लिखा हुआ है आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में। हमने इसके अलावा थर्ड जजेस केस भी पढ़ा हुआ है, और थर्ड जजेस केस में फाउंडेशन रख दी गई कॉलेजियम सिस्टम की। कॉलेजियम सिस्टम को स्टैब्लिश कर दिया गया। कॉलेजियम सिस्टम जो कि रिकमेंडेशन देता है, जो कि बताता है कि किसको एज जज अपॉइंट किया जाए। और कॉलेजियम सिस्टम में अपन ने देख लिया है कि एग्जीक्यूटिव के पास में बहुत ज़्यादा पावर है नहीं। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव के पास में तो ना के बराबर पावर है। जुडिशरी खुद अपने जजेस को अपॉइंट करती है एक तरीके से, ये अपन ने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। टू एंश्योर दैट जुडिशियल अपॉइंटमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, कि जब जजेस का अपॉइंटमेंट हो तो उसमें पॉलिटिसाइजेशन ना हो, राजनीति ना हो, उसको एंश्योर करने के लिए इस मोड ऑफ अपॉइंटमेंट को ऐसा बनाया गया। हालांकि कॉलेजियम सिस्टम के अपने क्रिटिसिज्म है, खूब डिबेट है, खूब डिस्कशन है, लेकिन फिर भी एक लेवल पे जजेस फ्रीली काम कर पाएँ, इंडिपेंडेंटली काम कर पाएँ, उसमें बेहद ज़रूरी है कि एग्जीक्यूटिव का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो। हालांकि कॉलेजियम सिस्टम कितना सही है उस पर डिबेट एंड डिस्कशन खूब चलता रहता है, आपको पढ़ना चाहिए, अपन ने पढ़ा हुआ है। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जज का अपॉइंटमेंट हो गया, अब किसी भी जज को बहुत इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता। ये भी हमने आज ही पढ़ा है, रिवाइज किया है। जज को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 उसके बारे में बात करता है। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेज में। अगर रिमूवल का मोशन भी लेके आना है तो कम से कम 100 मेंबर साइन करें लोकसभा में, तब आ सकता है। 50 मेंबर साइन करें राज्यसभा में, तब आ सकता है। फिर एक 3 मेंबर की कमेटी बनती है जो इंक्वायर करती है। ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर पूरा डिटेल में बताया हुआ है। हालांकि प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर ग्राउंड्स ले डाउन किए हुए हैं, और पूरा जजेस इंक्वायरी एक्ट बताती है कि कैसे कैसे चलेगा। वो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है किसी भी जज को रिमूव करना। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, डिपेंडेंसी नहीं है किसी भी जज की किसी भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के ऊपर अपने ऑफिस में बने रहने के लिए। इसके अलावा फिर फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस, किसी भी जज के सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगे, सैलरी कितनी रहेगी, अलाउंसेस कितने रहेंगे, इसको डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन ये जो सर्विस कंडीशंस हैं, दे कैन नॉट बी चेंज्ड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब किसी जज को अपॉइंट किया गया और ये बोला गया कि आपको अपॉइंट किया जा रहा है और आपकी सैलरी होगी 2.5 लाख रुपए, और जैसे अपॉइंटमेंट हुआ उसके 1 महीने बाद बोले कि हम तो आपको सिर्फ 50,000 रुपए देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। सर्विस कंडीशंस को डिसएडवांटेज के लिए चेंज नहीं किया जा सकता।
अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर जज डरेंगे कि यार अगर हमने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात नहीं सुनी तो ये तो पैसे नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, या हमारे जो अलाउंसेस मिल रहे हैं उनको नहीं देंगे, हमारी जो सर्विस कंडीशंस हैं उनको चेंज कर देंगे। लेकिन हाँ, इनको चेंज किया जा सकता है जब फाइनेंशियल इमरजेंसी है। अब जब पैसा ही नहीं है फिर तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इस पर भी अपन ने बात की हुई है। ये जो भी एक्सपेंसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, वो चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। मतलब पार्लियामेंट के एनुअल वोट की ज़रूरत नहीं होती, सालाना वोट की ज़रूरत नहीं होती है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है कि पार्लियामेंट में या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में किसी भी जज के कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपने जो जजमेंट दिया वो गलत था, उसको डिस्कस नहीं कर सकते हो किसी भी जज के कंडक्ट को। हाँ, अगर इम्पीचमेंट का मोशन लाया गया है, इम्पीचमेंट हालांकि टर्म यूज नहीं करते हैं अपन जज को रिमूव करने के लिए, इम्पीचमेंट टर्म यूज किया जाता है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, लेकिन फिर भी आम लैंग्वेज में अपन बोल देते हैं। तो अगर किसी जज को रिमूव करने का मोशन लाया गया हाउस में, तब उसके कामकाज को डिस्कस किया जा सकता है पार्लियामेंट में, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी रिटायर्ड जजेस, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस किसी कोर्ट में किसी अथॉरिटी के सामने विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया प्लीड नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ये बोले कि मैं तो कोर्ट में एडवोकेट के तरीके से केस लड़ूंगा, वो नहीं किया जा सकता, प्रोहिबिट किया गया है। और इंपॉर्टेंट भी है, अगर प्रोहिबिट ना करें तो एक समस्या हो सकती है, और वो समस्या ये है कि हो सकता है सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का कोई जज कल को फेवर मिलेगा, कल को मुझे केसेस मिलेंगे, कल को मुझे इस आदमी से पैसा मिलेगा, इसके चलते हो सकता है आज अपने डिसीजन सही ना लें, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिटायर होने के बाद किसी भी कोर्ट में किसी भी अथॉरिटी के सामने प्लीड करने से प्रोहिबिट किया गया है। हालांकि इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई, जब उनको नॉमिनेट किया गया राज्यसभा के लिए तो खूब सारा डिबेट हुआ, खूब सारा डिस्कशन हुआ, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया और एथिकल ग्राउंड्स पर क्रिटिसाइज किया। यही फेवरिज्म वाला क्रिटिसिज्म था। अगर आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। इसके अलावा इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर किया जाता है? पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट किसी भी इंसान को, किसी भी अथॉरिटी को अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। कोई अगर उसके डिसीजंस को, अगर उसके जजमेंट्स को क्रिटिसाइज कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो कंटेम्प्ट के लिए उस इंसान को, उस अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट पनिश करता है टू मेंटेन इट्स अथॉरिटी, इट्स डिग्निटी, इट्स ऑनर। अब हर कोई अगर सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करने लग जाए, किसी भी जजमेंट पे उंगली उठाने लग जाए, तो फिर तो अथॉरिटी खत्म हो जाएगी, उसके डिग्निटी पे सवाल खड़े हो जाएंगे, ऑनर पे सवाल खड़े हो जाएंगे। इस सब को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई कि भाई आपको अगर लगता है कि कोई कंटेम्प्ट कर रहा है तो फिर आप उसको पनिश कर सकते हो। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के पूरे स्टाफ को, ऑफिसर्स को, सर्वेंट्स को खुद अपॉइंट करते हैं। इसमें एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इनफैक्ट ये जो स्टाफ है, इसकी सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी वो भी खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड। पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को, उसकी पावर्स को कर्टेल नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता। हाँ, पार्लियामेंट एक्सटेंड जरूर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को, उसकी पावर्स को बढ़ा जरूर सकता है, लेकिन उनको कर्टेल नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता। और ये अपन आगे चलते हुए पढ़ेंगे भी। पार्लियामेंट हालांकि यूजुअली बढ़ाता नहीं है, बिकॉज पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दो बॉडीज़ हैं, बड़ी स्ट्रांग बॉडीज़ हैं हमारे कंट्री में, और पूरे देश को चलाना इन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के हाथ में ही है। तो पार्लियामेंट तो ये कोशिश करता है कि कैसे भी कम करी जाए सुप्रीम कोर्ट की पावर, लेकिन कम कर नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूशन ने वो पावर नहीं दी है, और बढ़ाते अपनी इच्छा से नहीं है, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ी बढ़ाने की तो बढ़ा सकता है। पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि दे कैन एक्सटेंड दी जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और ये बातचीत हुई आज की अपनी। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।